हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोक्लेवर। आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और हम हाजिर हैं द हिंदू के 2 डेली एडिटोरियल्स के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी शामिल हों, तो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इन एडिटोरियल्स की प्रीमियम पीडीएफ जिसमें सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज है वो हमारे स्कोक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात दोस्तों, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। सेंटेंसेस को अच्छे से एनालाइज कीजिए और हो सके तो मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। बिलीव मी, अगर बिगिनर्स ऐसा 6 महीने तक लगातार करते हैं तो उनकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है स्टेप अप द मिडिल पाथ ऑन द तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। स्टेप अप, बीच का रास्ता, तमिलनाडु की अश्योर्ड पेंशन स्कीम पर। The subtitle is The Assured Pension Scheme of TN is a good compromise. तमिलनाडु की Assured Pension Scheme एक अच्छा समझौता है। By formulating the Tamil Nadu Assured Pension Scheme यानी तमिलनाडु Assured Pension Scheme यानी टैप्स को तैयार करके, the DMK government has done its best to resist the temptation of returning to the old pension scheme for its employees. डीएमके सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ऊपीएस पर वापस लौटने के लालच का विरोध करने की पूरी कोशिश की है। It has sought to strike a middle path in its implementation of a key electoral promise made before the 2021 Assembly election. इसने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए एक प्रमुख चुनावी वादे को लागू करने में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। And the need for fiscal prudence. और साथ ही फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत के बीच एक संतुलन बनाया है। यहाँ प्रूडेंस का मतलब है विवेक या समझदारी, खासकर पैसों के मामले में, तो फिस्कल प्रूडेंस हुआ वित्तीय समझदारी। अपार्ट फ्रॉम नियरली 2 लाख एम्प्लॉयज अंडर दी ओपीएस के तहत काम कर रहे लगभग 2 लाख कर्मचारियों के अलावा देर आर अराउंड 6 लाख गवर्नमेंट स्टाफ अंडर द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सिंस अप्रैल 2003। अप्रैल 2003 से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी सीपीएस के तहत लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इट इज दिस सेक्शन दैट हैज बीन अर्जिंग द डीएमके टू फुलफिल इट्स इलेक्टोरल अश्योरेंस ओपीएस रेस्टोरेशन। यही वो वर्ग है जो डीएमके से अपने चुनावी वादे ओपीएस की बहाली को पूरा करने का आग्रह कर रहा है। The new scheme, ये नई योजना, which blends the OPS and the Unified Pension Scheme that is in force for central government staff for the last 1 year, जो OPS और Unified Pension Scheme यानी UPS का मिश्रण है, जो पिछले 1 साल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है, assures pensioners 50% of the last drawn pay. पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित करती है, while retaining the element of employees' contribution और साथ ही कर्मचारियों के योगदान के तत्व को भी बनाए रखती है। A feature common to CPS and UPS, जो कि CPS और UPS दोनों में एक आम विशेषता है। One can make out that the basis for the determination of the pension, कोई भी ये समझ सकता है कि पेंशन निर्धारण का आधार यानी सेवा के अंतिम महीने में प्राप्त अंतिम वेतन का 50% और सेवा की अवधि की परवाह किए बिना न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान का प्रावधान आर इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के पक्ष में है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जो ओपीएस की एक विशेषता है, उसे भी शामिल किया गया है। ग्रेचुइटी का मतलब होता है एक मुश्त राशि जो एक कर्मचारी को कंपनी में कई वर्षों तक सेवा देने के लिए मिलती है। द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड जस्ट बिफोर द असेंबली पोल इन अप्रैल-मई। ये घोषणा अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है। देयर हैज ऑल्सो बीन अ डिबेट ऑन द स्टेट्स आउटस्टैंडिंग डेट। राज्य के बकाया कर्ज पर भी बहस चल रही है। अराउंड 26.1% ऑफ जीएसडीपी, जो जीएसडीपी का लगभग 26.1% है। A ratio that has been declining over the last 5 years, though not to the pre-COVID-19 pandemic level of around 21.5%. ये एक ऐसा अनुपात है जो पिछले 5 वर्षों में घट रहा है, हालांकि ये कोविड-19 महामारी से पहले के लगभग 21.5% के स्तर तक नहीं पहुंचा है। Besides, at least till 2033, when the last set of government staff covered under the OPS is expected to retire,
इसके अलावा कम से कम 2033 तक, जब ओपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का अंतिम समूह सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है, द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ओपीएस स्टाफ एज वेल एज इट्स शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर टैप्स एम्प्लॉयज। राज्य सरकार को ओपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ साथ टैप्स कर्मचारियों के लिए अपने हिस्से के योगदान का भी प्रावधान करना होगा। The current financial year has not been very encouraging in terms of growth rate of the state's own tax revenue. चालू वित्तीय वर्ष राज्य के अपने कर राजस्व यानी एसओटीआर की विकास दर के मामले में बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है, which generally accounts for about 2/3 of Tamil Nadu's revenue receipts, जो आमतौर पर तमिलनाडु की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। In the first half, April to September of the current year, चालू वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में एसओटीआर की ग्रोथ रेट पिछले वर्ष की इसी अवधि की प्राप्तियों की तुलना में 3.94% थी, अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड 22.6%, जबकि अनुमान 22.6% का था। The state has its fingers crossed over the likely impact of the restructuring of GST from September 22 on its finances. राज्य GST के पुनर्गठन यानी 22 सितंबर से अपने वित्त पर संभावित प्रभाव को लेकर आशंकित है। After the successful Bihar example, where the ruling dispensation handed out election eve doles, बिहार के सफल उदाहरण के बाद जहां सत्ताधारी व्यवस्था ने चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की चीजें बांटी, the managers of state finances now have limited space to counter any pressure from their political bosses to spend more. राज्य के वित्त प्रबंधकों के पास अब अपने राजनीतिक आकाओं से अधिक खर्च करने के किसी भी दबाव का मुकाबला करने के लिए सीमित जगह है। The employees should understand the circumstances in which the announcement has been made. कर्मचारियों को उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें ये घोषणा की गई है। The main factor against the OPS is the feature of pension reset. OPS के खिलाफ मुख्य कारक पेंशन रीसेट की सुविधा है, with the implementation of every pay commission, जो हर वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ होती है। Though the principal opposition party, the AIADMK, has pulled up the DMK for not having lived up to the poll promise, हालांकि मुख्य विपक्षी दल AIADMK ने DMK को चुनावी वादा पूरा न करने के लिए फटकार लगाई है, it has not promised to restore the OPS if it wins the assembly poll. लेकिन उसने विधानसभा चुनाव जीतने पर OPS को बहाल करने का वादा नहीं किया है। It appears that the leadership of the two Dravidian majors understand that the state should not be pushed into a perilous financial position. ऐसा लगता है कि दोनों प्रमुख द्रविड़ दलों का नेतृत्व समझता है कि राज्य को एक perilous financial position में नहीं धकेला जाना चाहिए। perilous का मतलब होता है खतरनाक या जोखिम भरा। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अगर हम इस एडिटोरियल के टोन की बात करें तो इसका टोन एनालिटिकल है। लेखक ने तमिलनाडु सरकार की नई पेंशन योजना का विश्लेषण किया है, उसके फायदे और नुकसान, वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव और राजनीतिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड व्यू पेश किया है। अब इससे पहले कि हम दूसरे एडिटोरियल पर जाएं, एक छोटा सा रिमाइंडर। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेड वर्ब्स को आसानी से याद करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें एक बार में याद करने में मदद करेगी ताकि आप उन्हें कभी ना भूलें। और हाँ, हमारी इस नई पॉडकास्ट पहल पर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑन द इलेक्शन कमीशन बारिंग फॉरेनर्स, भावना के विरुद्ध पत्र, चुनाव आयोग और विदेशियों को प्रतिबंधित करने पर। The subtitle is, The Election Commission of India's mandate is to ensure no Indian is disenfranchised. भारत के चुनाव आयोग का जनादेश ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारतीय मताधिकार से वंचित न हो। The Election Commission of India, ECI, has told the Supreme Court of India that it has a constitutional duty. भारत के चुनाव आयोग ECI ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है to ensure that only citizens are enrolled as voters, कि ये सुनिश्चित किया जाए कि केवल नागरिक ही मतदाता के रूप में नामांकित हों, and that no foreigner makes it to the electoral rolls, और कोई भी विदेशी मतदाता सूची में शामिल न हो पाए। Even a single foreigner cannot be allowed to exist on the voter list. एक भी विदेशी को मतदाता सूची में मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। The ECI argued before the court on January 6th. ECI ने 6 जनवरी को अदालत के समक्ष ये तर्क दिया।
The ECI is defending its ongoing Special Intensive Revision of Electoral Rolls (ECI) मतदाता सूचियों के अपने चल रहे विशेष गहन संशोधन SIR का बचाव कर रहा है, which has struck off millions of names of voters, जिसके तहत लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं. The concerns raised by all opposition parties, legal scholars and civil society, सभी विपक्षी दलों, कानूनी विद्वानों और सामाजिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताएं, relate to the evident burden and harassment being caused to ordinary citizens of the Republic, गणराज्य के आम नागरिकों पर पड़ रहे स्पष्ट बोझ और उत्पीड़न से संबंधित हैं, in having to prove their existence and identity, जिन्हें अपने अस्तित्व और पहचान को साबित करना पड़ रहा है. Nobody has argued for the inclusion of any foreigner, किसी ने भी किसी विदेशी को शामिल करने के लिए तर्क नहीं दिया है, or for keeping electoral rolls as they are today, या मतदाता सूचियों को जैसा आज है वैसा ही रखने के लिए, faulty and impossible to navigate, जो त्रुटिपूर्ण है और जिन्हें समझना मुश्किल है. At the heart of this debate is the relation between the ECI's claims and the process. इस बहस के केंद्र में ECI के दावों और प्रक्रिया के बीच का संबंध है. Over many decades, the ECI has consistently grown its institutional integrity. कई दशकों में ECI ने लगातार अपनी संस्थागत अखंडता को बढ़ाया है, despite occasional slippages, कभी-कभी होने वाली चूकों के बावजूद, by expanding the franchise not merely as a formality, but also as a substantive right. मताधिकार का विस्तार करके न केवल एक औपचारिकता के रूप में, बल्कि एक substantive अधिकार के रूप में भी. Substantive का मतलब होता है ठोस, वास्तविक या महत्वपूर्ण. The maxim that no amount of escaped criminals justifies the punishment of a single innocent person has resonance in this context. ये maxim कि चाहे कितने भी अपराधी भाग जाएं, ये एक निर्दोष व्यक्ति की सजा को उचित नहीं ठहराता, इस संदर्भ में प्रासंगिक है. Maxim का अर्थ होता है एक कहावत या सिद्धांत. In a leap into the phantom world of foreigners taking over the country, विदेशियों द्वारा देश पर कब्जा करने की काल्पनिक दुनिया में छलांग लगाते हुए, the real challenges to the integrity of India's electoral process are being overlooked. भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए वास्तविक चुनौतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है. Or maybe the foreigner paranoia is being whipped up as a facade for polarization. या शायद विदेशियों को लेकर ये पैरानोया ध्रुवीकरण के लिए एक फसाद के रूप में भड़काया जा रहा है. पैरानोया का मतलब होता है बेवजह का शक या डर, और फसाद का मतलब है एक दिखावटी बाहरी रूप जो असलियत को छुपाता है, यानी एक मुखौटा. That Article 324 of the Constitution grants the ECI independent control over the preparation of electoral rolls. संविधान का अनुच्छेद 324 ECI को मतदाता सूचियों की तैयारी पर स्वतंत्र नियंत्रण प्रदान करता है, इस पर कोई विवाद नहीं है. The concern is that the ECI is not acting independently. चिंता ये है कि ECI स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है, and in a manner that boosts confidence in the electoral process, और इस तरह से काम नहीं कर रहा है जिससे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़े. The litmus test of an electoral process, एक चुनावी प्रक्रिया की litmus test, ठीक एक न्यायिक प्रक्रिया की तरह, is whether the side that loses still trusts the process. ये है कि क्या हारने वाला पक्ष अभी भी प्रक्रिया पर भरोसा करता है. Unfortunately for India, दुर्भाग्य से भारत के लिए, the current ECI has its priorities turned on their head when it frames its constitutional duty as the removal of foreigners, जब वो अपने संवैधानिक कर्तव्य को विदेशियों को हटाने के रूप में परिभाषित करता है, and not the enrollment of every Indian citizen, न कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के नामांकन के रूप में. While several authorities have a duty to look for foreigners, जबकि कई अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो विदेशियों की तलाश करें, only the ECI has the duty to enroll Indian citizens as voters. केवल ECI का कर्तव्य है कि वो भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में नामांकित करे. Through changes in rules and their partisan application, नियमों में बदलाव और उनके पक्षपातपूर्ण आवेदन के माध्यम से ECI ने अपने ही कद और संविधान द्वारा उसे सौंपे गए पवित्र कर्तव्य को अंडरमाइन किया है. अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना या उसके महत्व को कम करना. Now by unleashing avoidable suffering and inconvenience upon Indian citizens, अब भारतीय नागरिकों पर टाले जा सकने वाले कष्ट और असुविधा को थोपकर, under the garb of chasing the last foreigner,
अंतिम विदेशी का पीछा करने के गर्भ में इट इज मिसरीडिंग द लेटर एंड इग्नोरिंग द स्पिरिट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ये अपने संवैधानिक कर्तव्य के अक्षर को गलत पढ़ रहा है और उसकी भावना को अनदेखा कर रहा है। यहाँ गर्भ का मतलब है भेस या आवरण। तो ये था दूसरा एडिटोरियल। इसका टोन बिल्कुल साफ है, ये क्रिटिकल है। लेखक चुनाव आयोग के कार्यों और प्राथमिकताओं की कड़ी आलोचना कर रहा है। एडिटोरियल का तर्क है कि ईसीआई विदेशियों को हटाने के नाम पर भारतीय नागरिकों को परेशान कर रहा है और अपने असली संवैधानिक कर्तव्य, जो कि हर भारतीय को नामांकित करना है, उसे अनदेखा कर रहा है। And with that, we wrap up today's analysis. लेकिन जाने से पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। क्या आप IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी के लिए तैयार हैं? जी हाँ, स्कोर क्लेवर आपके लिए लाया है डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर शाम 7 बजे लाइव। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये एक लीग है जिसमें मंथली स्कोर्स और रिवॉर्ड्स भी हैं। तो अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को टेस्ट करने और रोज कुछ नया सीखने के लिए आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस वोकैब लीग का हिस्सा बने। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज योर होस्ट नेहा साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू टुमारो।